नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो और बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है ना? सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग के क्या पढ़ना है? एक मिनट। आज हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्व के अधीन गति, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग पूरा लगा लिए थे और उसके कॉन्सेप्ट तो पहले ही ख़त्म कर लिए थे। कोई कन्फ्यूजन है? हाँ, याद आ गया। व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे, कुछ उनको कन्फ्यूजन था। देखता हूँ क्या पूछा था। याद नहीं रह जाता ना, इसलिए लिखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन पूछा था। हाँ, चलिए। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैंने आपको यांत्रिकी इससे पहले वाले लेक्चर में मैकेनिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन लगवाए थे, उसी क्वेश्चन पर एक कन्फ्यूजन था मुखर्जी नगर के एक स्टूडेंट का। क्या उसका नाम था? शायद शिवम नाम था। क्या नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद शिवम नाम था। उसने पूछा था कि सर, आपने कहा था कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा, जितना अभिकेंद्रीय बल लगेगा उतना अपकेंद्रीय बल लगेगा। तो जब आप ये कार वाला एग्जाम्पल कल समझा रहे थे, उसका कहना था कि जब आप ये कार वाला एग्जाम्पल समझा रहे थे तो उसमें आपने कैसे बोल दिया कि अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाएगा। उसका ये था। चलिए, मैं बता रहा हूँ कहना क्या चाहता था। मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहता। मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये है रोड, ये क्वेश्चन बता रहा था। ये है कार, ये कार ऐसे v के स्पीड से जा रही है और ये कहीं है सेंटर। मान लिया ये मोड़ है, और जब मोड़ बनेगा तो मोड़ पर कुछ वृत्ताकार पथ बन जाता है। तो जब वृत्ताकार पथ बनेगा तो कुछ उसका सेंटर होगा। मान लिया ये सेंटर है और ये कार है ऐसे 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 जा रही है v वेग से, और ये है क्या? पूरा सड़क है इतनी चौड़ी। हाँ, तो मैंने आपको बताया था इस कार पर एक लगेगा इधर अभिकेंद्रीय बल और एक लगेगा अपकेंद्रीय बल। मैंने आपको ये बताया था। मैंने बताया था कि इस स्थिति में जो फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम करेगा वही अभिकेंद्रीय बल होगा। तो मान लिया कार और सड़क के बीच फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है F, तो यही F जो है यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। चलिए, मैंने और क्या कहा कि यहाँ एक अपकेंद्रीय बल काम करेगा। इधर अपकेंद्रीय बल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी mv²/r। r क्या है? r है इस केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और v जिस स्पीड से जा रहा है। और m क्या है? जरा मैं m ऐसे बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। m है वही कार का द्रव्यमान। तो अपकेंद्रीय बल कितना है? mv²/r, और अभिकेंद्रीय बल कितना है? F। ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जब ये कार चल रही होगी ऐसे, हाँ, तो ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा, यानी F बराबर mv²/r होगा। तब ये ऐसे सीधे, मतलब ऐसे मुड़ जाएगी, पलटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ये अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर खींचेगा कार को, उतना ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर खींच देगा। वो कह रहा है बाहर की ओर जाओ, और अभिकेंद्रीय बल उतना अंदर की ओर, और दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ना ये उधर पलटेगी ना ये इधर पलटेगी। हाँ, जितना उसने उधर खींचा उतना ये इधर खींच लिया, और ये ऐसे अपना चल जाएगी। मैंने ये आपको बताया था। हाँ, शिवम का क्वेश्चन है कि सर आप जब
समझा रहे थे तो आपने कहा था कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। जी कहा था, लेकिन मैंने आपको एक चीज और कहा था कि जब कोई चीज घूम रही होगी तब अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ भी तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब ये घूम गई, ना उधर पलटी ना इधर पलटी, तब F और mv² अपान r बराबर होगा, यानी अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल की वैल्यू बराबर होगी। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये वैल्यू बराबर होगी तब ये स्मूथली घूम जाएगी, ना उधर पलटेगी ना इधर पलटेगी। अब भी तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन कहाँ है? वहां पर भी मैंने यही चीज कहा था कि जब कोई चीज घूम रही होगी तब अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल बराबर होगा। यानी अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल बराबर है तभी कोई चीज घूमेगी। मैंने आपसे ये कहा था, मैंने यह नहीं कहा था कि जब एक और पलट जाएगी, एक और चली जाएगी, तब अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल बराबर होगा। जैसे ऐसे आप लट्टू घुमा रहे हैं, जब तक वो घूम रहा है तब तक मैंने कहा था कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल की वैल्यू बराबर होगी। अच्छा, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन ये है कि वहां सर आपने बताया था कि जितना अभिकेंद्री बल लगेगा उतना ही अपकेंद्री बल लगेगा, तो यहाँ पर आपने कैसे कह दिया कि जब गाड़ी पलटेगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा? भैया, वहां मैंने कहा था कि घूमती हुई वस्तु में अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल बराबर होगा। जब कोई चीज घूम रही होगी अपने पथ पर ऐसे 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 ऐसे, तब मैंने कहा है कि अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल की वैल्यू बराबर होगी। अगर घूम नहीं रही है तब नहीं। मान लिया घूमते घूमते एक और दूसरे साइड चली गई, तब थोड़ी मैं कहूँगा चले जाने के बाद कि अब वो बराबर होगा, जब घूम रही होगी। और वही चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जब ये इससे अपना चल रही है तब मैं कह रहा हूं कि अपकेंद्री बल और, यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि जब ये ऐसे चल रही है तो ये ऐसे तभी चलेगी जब ये वाला बल और ये वाला बराबर होगा। जितना उधर खींचेगा उतना ये इधर खींच देगा। अगर इससे ज्यादा ये हो जाएगा, इस वाले से ये थोड़ा सा खींचा, वो ज्यादा खींच लिया, तो गाड़ी उधर पलट जाएगी, क्योंकि उस बल का काम है उधर पलटा देना। समझे कि नहीं समझे? ये तो मैंने पहले कंडीशन लिख दी कि स्मूथली कब चलेगी, जब ये F mv² r के बराबर होगा। ये है क्या? अभिकेंद्री बल, और ये है अपकेंद्री बल। अगर ये ज्यादा हो गया तो गाड़ी उधर पलट जाएगी। समझे? और ये ज्यादा कब होगा अपकेंद्री बल? जब v ज्यादा हो। v माने कार की स्पीड, यानी स्पीड बहुत ज्यादा अगर है तो ये ज्यादा हो जाएगा f से, और ये जब f से ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी उधर पलट जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि गाड़ी की स्पीड कम रखिए, v कम रखिए, ताकि mv² की वैल्यू कम हो, और जब वो कम होगी तब जो है गाड़ी पलटने की संभावना कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उधर बल कम लगेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ और समझाया था, उसमें आपने कहा था कि सर ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि कम होगी, लेकिन कितना कम रखें? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था μrg वाला, कि अगर v की स्पीड √μrg इतना रखते हैं तब जो है गाड़ी उधर नहीं पलटेगी। इतनी स्पीड से चलाते हैं। म्यू क्या है? म्यू है सीमांत घर्षण, आर ये आर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और जी की वैल्यू 9.8 होती है। अगर v इस μrg से ज़्यादा कर दें या μrg के बराबर कर दें, तब क्या होगा? तब हम कह देंगे कि गाड़ी पलट जाएगी। मैंने ये आपको बताया था, तो आप कंफ्यूज मत होइए। जब ऐसे चल रही होगी, पलट नहीं रही है गाड़ी, तब मैं कहूँगा कि F और mv²r बराबर है, यानी अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल बराबर है। कोई चीज़ घूम रही है तब हम कहेंगे कि अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल बराबर है।
कोई चीज एक साइड भाग गया तब नहीं कहेंगे कि अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल। बाहर भाग गया तो हम कहेंगे कि अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, समझ गए? मैं समझ रहा हूं आपका कंफ्यूजन ये है, आपने सोच लिया कि हमेशा अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल के बराबर नहीं, जब घूम रहा होगा तब बराबर होगा। बराबर होगा तब है ना, जितना उधर खींचेगा उतना इधर खींच लेगा और आराम से घूम रहा होगा। जब उधर वाला ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा खींच लेगा ना अपकेंद्री वाला, और फिर उधर भाग जाएगा तब घूमेगा कहाँ। वही हाल गाड़ी के केस में होता है। जैसे mv²/r यानी अपकेंद्री बल की वैल्यू ज्यादा हो गई, गाड़ी को उधर पलटा देगा। और mv²/r की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब v की वैल्यू ज्यादा हो जाए, हाँ, यानी गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाए। समझे? तो आप कहेंगे सर कितना ज्यादा हो जाए बताइए, तो इससे निकालिए। अगर v μ√μrg के बराबर हो गया तब पलट जाएगी, μrg से ज्यादा हो गया तब पलट जाएगी। सुरक्षित चलना है तो v की स्पीड √μrg से कम रखिए। समझे? चलिए, दूसरा कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट था, मेरे ही नाम का स्टूडेंट था, रोहित। मेरा भी नाम रोहित है रोहित कुमार सिंह। हैं? तो रोहित कुमार सिंह का स्टूडेंट, सॉरी, रोहित कुमार सिंह का क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ से। उनको कन्फ्यूजन ये है कि सर आपने बताया कि ट्रेन पर जब जो मुड़ने उड़ने, जो आपने कहा था कि सर आगे की ओर झुक जाता है पीछे की ओर झुक जाता है, तो आपने तो ये कहा था, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने तो ये कहा था कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो हमेशा रुकी रहना चाहती है, तो ट्रेन चल क्यों देगी? देखिए सुनिए, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको ये कहा था कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मैंने ये कहा था, आप एक चीज भूल गए उसका। मैंने कहा था कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। समझे कि नहीं समझे? तो रुकी थी, ट्रेन भी रुका था, आदमी भी उस पर जो सीट पर बैठा हुआ वो भी रुका हुआ था जब तक कोई बाह्य बल नहीं लग रहा था। ड्राइवर ने जैसे बाह्य बल लगा, भैया ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया गियर लगा करके, यानी हम ये कह सकते हैं कि ड्राइवर ने बल लगा दिया। समझे? अब जरूरी थोड़ी है ना कि बल लगाने वाला हमेशा पीछे से कोई ढकेले ही, वहाँ मशीनरी सिस्टम फिट है। उसने अपना स्टार्ट किया, गियर लगाया, कह दिया बल लग गया, तो ड्राइवर ने वहाँ बल लगा दिया तब ट्रेन चालू हुई है। मैंने वही तो कहा था कि रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि बल ना लगे। अगर बल लग गया तब नहीं रुकी रहेगी, तब चलने लगेगी। वही तो हुआ। फिर आपके मन में एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि सर ठीक है बल लग गया, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आदमी रुके रहना चाहता है? ट्रेन, बल ट्रेन पर लगा है ना, तो ट्रेन चल दी, आदमी पर बल नहीं लगा। आदमी रुके रहना चाहता है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। समझे? ट्रेन आगे, आदमी थोड़ा पीछे। फिर आपके अंदर ये क्वेश्चन पूछा तो फिर आदमी रुके रहे, थोड़े समय के बाद क्या होगा ना, बहुत मूवमेंट, एक सेकंड के बाद उसी ट्रेन वाले बल के प्रभाव में आकर के आदमी भी चलने लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रेन पर बल लग रहा है। वही हाल वहां उस वाले केस में कि जब गाड़ी चल रही है तो दोनों चल रहे हैं अपना, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी पर बल लगा करके उसको रोक दिया, तो गाड़ी रुक गई। आदमी चलते रहना चाहता है, हाँ, आदमी पर थोड़ी बल लगाया डायरेक्ट, लेकिन कुछ देर में उस आदमी क्या करेगा, आदमी भी जो है रुक जाएगा, क्योंकि उसके प्रभाव में आ गया, ट्रेन पर लगे बल के प्रभाव में। भाई उसी से कनेक्ट है, उसी से बैठा हुआ है। समझे ना? अब ये थोड़ी एक उड़ जाएगा। चलिए, नहीं होगा तो फिर पूछिएगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं, कि जब घूम रही होगी वस्तु तब कहेंगे कि अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल बराबर है,
ऐसा थोड़ी ना वस्तु एक और भाग गई तब भी कहेंगे कि अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। अगर वस्तु बाहर की ओर भाग गई यानी कि अब अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर नहीं है। अब अपकेंद्रीय बल की वैल्यू अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो गई, ये हम कहेंगे। ठीक है ना। और ट्रेन वाले में आप समझ गए। एक क्वेश्चन कुछ और पूछा था, देखो मुझे याद नहीं है। हाँ, अगले लेक्चर में उसको मैं देख करके फिर अपने व्हाट्सएप पे, क्योंकि इस समय मोबाइल ऑफ है तो अभी मोबाइल को खोल के भी नहीं रख सकते, क्योंकि बीच लेक्चर के दौरान अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो घंटी बज जाती है। देखिए आवाज़ लड़खड़ा रही है मेरी। चलिए, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर जब आप यहाँ पे बताते थोड़ा प्रस्तुतिकरण जो है आपका कम ठीक है, आप पहले इधर लिखने लगते हैं फिर इधर लिखने लगते हैं। देखो यार, है क्या ना कि अभी पहली बार मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आप जैसा स्टूडेंट हूँ। ये अलग बात है कि मुझे चूँकि साइंस अच्छी तरह से आती है तो मैं आपको साइंस भी पढ़ाता हूँ। साइंस ही नहीं, कुछ और सब्जेक्ट भी मुझे बड़े अच्छे आते हैं, पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है ना। मुझे हिस्ट्री भी आती है, मुझे पॉलिटी भी बहुत अच्छी आती है, कुछ और सब्जेक्ट भी आते हैं, तो प्रयास करूँगा कुछ उसको भी पढ़ाऊँगा आगे। तो मैंने पहले इसलिए साइंस को शुरू किया क्योंकि मैंने ये देखा कि वनडे एग्ज़ाम के लिए तो साइंस के वीडियो बने हुए, वो भी पूरे नहीं बने हैं यूट्यूब पे, लेकिन आईएएस पीसीएस के लिए नहीं बने हुए हैं। तो मैंने कहा आईएएस पीसीएस के लिए बनाते हैं पार्टिकुलर। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने अगर वो बना भी रखें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के बना रखें। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र वगैरह में, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया, समझ रहे हैं ना। और होता क्या है कि यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कहा कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस में पूछे गए हों चाहे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1990 से लेकर के 2022 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सारा सॉल्व कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझा के फिर उस पर बेस। होता क्या है, जैसे बीपीएससी में तो मुझे लगता है कि 8 मई को जो पेपर हुआ था 30 का 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिवाइज कर दिया गया था। लेकिन समस्या क्या है कि जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते। साइंस है भैया, इतिहास तो आप रट लेंगे, साइंस को रटा नहीं जा सकता। और रटेंगे तो होगा क्या कि जो चीज़ 1 घंटे में तैयार हो जाना उसमें लगेगा जो है 2 दिन, 20 घंटे लगेंगे। तो अगर कोई सिलेबस 2 महीने का है तो आपको 2 साल में तैयार होगा। तो उससे अच्छा है कि 2 महीने यहीं मेहनत कर लिया जाए। और यहाँ पर फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें थोड़ा सा घुमाएगा भी क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे। रटने वाले में आप नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा भी घुमा दिया आप उलट जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन वाला वीडियो है इसको देखिएगा ज़रूर, समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कल आपको तेल के टैंकर वाला जब एग्जाम्पल बता रहा था तो वहाँ पर भी मैंने ये बताया कि क्वेश्चन तीता पूछा गया, लेकिन हो सकता है थीटा भी पूछ लिया जाए कि कितना झुकाव है। वहाँ पर बताया मैंने, जब ये वाला उदाहरण बताया तो मैंने कहा पूछा तो इतना है कि उल्टेगी सरकेगी किस ओर, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले कि कितनी स्पीड रहेगी तब उल्टेगी, कितनी स्पीड रहेगी तब हम सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने आपको v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √μ/g ये सब बताया था। कि थोड़ा सा अगर आगे भी घुमा करके पूछता है तो आप लगा लें। तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास तो देखिए ही देखिए, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन वाली क्लास भी देखिए, क्योंकि क्वेश्चन लगवाते समय मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा क्वेश्चन से इतर, क्वेश्चन से हट करके, जो कि मैं उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में शायद न बताया हूँ। उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, छोड़ना पड़ता है भाई उसको। लगता है कि जब क्वेश्चन इस पर बेस्ड लगवाएंगे तब बताएंगे, समझ रहे हैं। तो दोनों क्लास देखिए। और मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि कोई यूट्यूब का ऐसा माई का लाल नहीं है जो आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हो। पूरा तो किसी ने करवाया नहीं। जहां कठिन क्वेश्चन आया, आईएएस वाले क्वेश्चन आए, उसको नहीं करवाएंगे, नॉर्मल करवा देंगे। देखिएगा इसमें, आप मैकेनिक्स से उठा के देख लीजिए, जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए उसमें दम है, समझे ना।
वो तेल का टैंकर वाला देख लीजिए, ये रोड पर मुड़ने वाला देख लीजिए। तो देखिए और अपने दोस्तों से भी कहिए। हम मैं तो दावे के साथ कहता हूँ क्वेश्चन अगर आपने समझ करके पूरा लगा लिए, रट करके नहीं, समझ करके मेरा वीडियो देख के लगा लिए, तो बीपीएससी का बार बार नाम इसलिए लेता हूँ कि बीपीएससी एग्जाम सबसे पहले है, 8 जनवरी को है। तो बीपीएससी में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन, समझे? 30 में आप 30 करके आओगे, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और अगर जनरल साइंस के आपने 30 में 30 कर लिए तो प्रीलिम से आपको कोई रोक नहीं सकता। भाई 30 में 30 क्वेश्चन आपने जनरल साइंस के कर लिए। 35 क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के भी वीडियो बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि आप 35 में 35 करके आओगे। 35, 30, 65 तो आपके यही सही हो गए ना। अन्य सब्जेक्ट में आप हल्का फुल्का भी कर लेंगे ना तो हो जाएगा आपका। जो लोगों का छूट रहा होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल साइंस का। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन पूछता है, लोग बस 14-15 क्वेश्चन कर पाते हैं मैक्सिमम। 15 क्वेश्चन उनका यहीं से छूट गया। और आप समझिए जब 15 क्वेश्चन यहीं छूट गया तो बाहर ही हो जाएंगे मेरिट से। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका हर बार हर स्टेट का प्रीलिम निकलता था, लेकिन फिर भी वो कहता था कि मैं सब सब्जेक्ट कर लेता हूँ लेकिन जनरल साइंस के क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता, बहुत कम मात्रा में कर पाता हूँ। तो मेरे ऐसे जो दोस्त हैं उनका भी अब जनरल साइंसों का पूरा हो जाएगा 100%, अब वो टॉप कर जाएंगे प्रीलिम में। ठीक है ना? तो कहीं के भी हो आप, कहीं का पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, किसी स्टेट का, आप इसको देखिए जरूर। चलिए आज हमको क्या पढ़ना है? गुरुत्व के अधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी। इस पर बेस्ड पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर वही प्रक्रिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाएंगे हम। हाँ चलिए, तो क्या कह रहा है? हमको पहले पढ़ना है केपलर का नियम। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। क्या कह रहा है? केपलर का नियम। केपलर एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। तो ये कह रहा है, तो केपलर ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है केपलर का कि सभी ग्रह जो हैं उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चक्कर कैसे लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। मान लिया ये है सूर्य, तो सभी ग्रह चाहे पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, वो क्या करते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये पहला नियम कहता है, नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ समझिए। ये है मान लिया सन, सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो चक्कर लगाते हैं वो वृत्ताकार पथ में नहीं लगाते, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाते हैं। कैसे? ऐसे लगाते हैं चक्कर। क्या? दीर्घ वृत्ताकार पथ में। समझे कि नहीं समझे? दीर्घ वृत्ताकार पथ का मतलब जानते हो? ये जो अंडाकार शेप होता है इसे कहते हैं दीर्घ वृत्त। अब ये जो ऐसे होता है संतरे की तरह, बाल की तरह, उसे कहते हैं वृत्त। मतलब यहां देखोगे तो ये है वृत्त, अब ये क्या है? दीर्घ वृत्त। समझे? दीर्घ वृत्त मतलब कुछ अंडाकार शेप होगा। इसी वृत्त को
थोड़ा सा ऐसे ऊपर से दबा दिया जाए, अगर जब दबा दिया जाएगा तो साइड में फैल जाएगा ना, तो यही है। मान लिया इसको दबा दिया तो इधर, तो ये है दीर्घवृत्त और ये है वृत्त। तो जो सन के चारों, मान लिया अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही होती है, चक्कर लगा रही होती। पृथ्वी ही नहीं, कह रहा है पहला नियम कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। पहला पॉइंट, पहला नियम उनका कहता। और जो चक्कर लगाते हैं वो किस पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ये पहला नियम कहता। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, होता क्या है कि वृत्त में तो एक केंद्र होता है ऐसे, लेकिन दीर्घवृत्त में केंद्र नहीं होता। गलत बन गया कुछ आलू के आकार का बन गया। दीर्घवृत्त में केंद्र नहीं होता, समझिएगा किसी आकार का बन जाए। ये अंडा शेप है, ये मान लिया दीर्घवृत्त है, समझे? तो केंद्र होता है, केंद्र कहाँ होता है, वृत्त में। तो केंद्र से कहीं भी नापोगे सब दूरी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर तो चूंकि ये ऊपर से चपका है, इधर फैला हुआ है, अगर यहाँ पर केंद्र होगा तो केंद्र तभी कहा जाएगा जब सब दूरी बराबर हो। यहाँ सब दूरी कैसे बराबर हो सकती है? यहाँ मान लिया अगर हम केंद्र मान लें तो ये दूरी कम होगी, इधर वाली ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसमें केंद्र नहीं होता। दीर्घवृत्त में केंद्र नहीं होता, वृत्त में केंद्र होता है। दीर्घवृत्त में होता है फोकस बिंदु। और कितने फोकस बिंदु होते हैं? 2 फोकस बिंदु होते हैं। दीर्घवृत्त में केंद्र नहीं होता, केंद्र वृत्त में होता है। तो फिर दीर्घवृत्त में क्या होता है? दीर्घवृत्त में होता है फोकस बिंदु। कितने फोकस बिंदु होते हैं? 2 फोकस बिंदु होते हैं। अब फोकस बिंदु बीच में नहीं होता, थोड़ा साइड में होता है। मान लिया ये इसका बीच आया, मतलब बीचों बीच, तो ये फोकस बिंदु एक इधर होगा, एक इधर होता है। 2 फोकस बिंदु होते हैं दीर्घवृत्त में, आप ये जान लीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको बताया ये चक्कर लगा रहा है। मान लिया ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है, यानी ये दीर्घवृत्त बन रहा है। तो इस दीर्घवृत्त में क्या होगा? 2 फोकस बिंदु होगा। और फोकस बिंदु क्या बीच में होगा? नहीं, साइड में होगा। मान लिया कि ये बीच ये आ रहा है, तो एक साइड में ये और एक साइड ये है, यहां पर फोकस बिंदु होगा। समझे कि नहीं समझे? एक फोकस बिंदु ये, एक फोकस बिंदु ये। तो केपलर का प्रथम नियम एक बात और कहता है कि ये जो 2 फोकस बिंदु हैं उन्हीं में से एक फोकस बिंदु पर सूर्य होगा। चाहे इधर रख लीजिए चाहे इधर रख लीजिए, समझने के लिए, समझे? तो मान लिया हम इस वाले फोकस बिंदु पर रख रहे हैं एस, तो ये स्थिति कुल मिलाकर के बनेगी। समझे? फिर से समझाता हूं। केपलर का प्रथम नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वो क्या कहता है? वो जो चक्कर लगा रहे होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे होते हैं। और क्या कहता है? तीसरी बात वो कि वो जो दीर्घवृत्त बनता है चक्कर लगाने का, उसी में एक फोकस बिंदु पर सूर्य स्थित होता है। इसमें 2 फोकस बिंदु मैंने आपको बताए थे कि मैथ का कॉन्सेप्ट है कि दीर्घवृत्त में 2 फोकस बिंदु होंगे। अब ये चक्कर लगाने का पास दीर्घवृत्त बन रहा है, यानी इसमें भी 2 फोकस बिंदु, एक ये एक ये। तो केपलर का प्रथम नियम कहता है कि ये जो 2 फोकस बिंदु इसमें बनेंगे उसी में से एक पर हमारा सन होगा। यानी कुल मिलाकर के केपलर का नियम ये कहता है कि कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए?
ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। एक फोकस बिंदु पर सन है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है। ये पहला नियम आपको पता चल गया, ऐसे है। हाँ, यानी केपलर का प्रथम नियम बता रहा है कि पाथ क्या होगा चक्कर लगाने का, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी वाले चित्र से हम दूसरा नियम ही समझते हैं। कहता है कि जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है, मान लिया पृथ्वी को एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। अब ये दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं, पहला आपने नोट कर लिया इतना, अब दूसरा नियम, इसी से आप दूसरा नियम समझिए, केपलर का दूसरा नियम, कि जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा होता है तो ग्रह सूर्य से जब ज्यादा दूरी पर होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, और जब सूर्य के पास होता है तो स्पीड ज्यादा होती है। यानी ग्रह अगर यहां पर है तो यहां पर स्पीड कम होगी, और जब ग्रह यहां पर होगा तो स्पीड ज्यादा। यानी कि अगर ग्रह दूर है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड कम, और ग्रह अगर पास है तो हम क्या कहेंगे, स्पीड ज्यादा। देखो ग्रह अभी यहाँ पर है तो हम कहेंगे स्पीड ज्यादा है, चूंकि दूरी है ना, यहाँ सन से ये ज्यादा दूर है तो स्पीड यहाँ पर क्या होगी, इसकी कम होगी। और लेकिन अगर ग्रह मान लीजिए यहाँ पर एक स्थिति यहाँ आ जाए तो दूरी कम हो गई, तो जब दूरी कम होगी यानी मतलब दूरी कम होगी, जब पास होगा तो स्पीड ज़्यादा, और जब दूर होगा तो स्पीड कम। इतना आपको क्लियर हो गया। ये दूसरा नियम कहता है कि ग्रह की दूरी अगर सूर्य से ज़्यादा होगी, मतलब ग्रह अगर सूर्य से ज़्यादा दूर होगा तो स्पीड कम होगा, और ग्रह सूर्य के पास होगा तो स्पीड ज़्यादा है। ये याद रखिएगा, ये केपलर का दूसरा नियम कहता है। समझ लीजिए, दूर ज़्यादा है तो यहाँ स्पीड कम होगी। ये जो पाथ पे चल रहा है, चल रहा है तो कुछ किसी स्पीड से चल रहा होगा ना, किसी स्पीडे से तो चल रहा होगा। अगर ये ऐसे 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 चल रहा है, यहाँ पर भी ऐसे घूम रहा है, तो ये जो घूमने की स्पीड है यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी। क्यों यहाँ पर घूमने की स्पीड कम होगी? क्योंकि ये दूरी जो है ज़्यादा है, ये दूरी, और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा क्यों होगी घूमने की? ये वाली स्पीड की बात कर रहा है, जिस स्पीड से घूम रहा है। यहाँ ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि पास है तो स्पीड ज़्यादा, दूर है तो स्पीड कम। कंफ्यूज मत होइएगा, दूर है तो स्पीड कम और पास है तो स्पीड ज़्यादा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका बॉस अगर आपके पास बैठा होता है तो आपकी काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है, आपको डर लगता है ना कि अभी डांटेगा, नौकरी से निकाल देगा। और जब आपका बॉस कहीं दूर बैठा हुआ है, हाँ मान लिया बॉस दिल्ली में बैठा हुआ है और आप यहाँ प्रयागराज में ऑफिस है काम कर रहे हैं, तब फिर आप धीरे धीरे काम करते हैं। तो वही हाल है, अभी इस पृथ्वी को इस सूर्य का डर नहीं है, तो अपना धीमे धीमे चल रही है, और जब यहाँ आई तो इसको सूर्य से ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि सूर्य पास है, तो ये ज़्यादा इसकी स्पीड हो गई। समझे कि नहीं? ये दूसरा नियम कहता है। दूसरे नियम में एक चीज और समझिएगा आप, उतना समझ गए। दूसरा नियम में एक चीज और समझिएगा कि मान लिया कि एक महीने में ये यहां से चली और यहां तक आ गई, समझे? ये यहाँ से चली और यहाँ तक आ गया। फिर एक स्थिति और बन रही है कि मान लिया यहाँ पर है पृथ्वी और एक महीने में ये यहाँ से चल के आ गई यहाँ पर,
दो स्थिति आपका बन रहा, ये है सूर्य, इससे कंफ्यूज मत होइए। पृथ्वी यहां थी, 1 महीने बाद यहां पर आ गई। चलिए ठीक। एक दूसरे केस में क्या है, पृथ्वी यहां पर थी, 1 महीने बाद यहां पर आ गई। ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे? एरिया क्या होगा, बराबर। चूंकि समय, कहने का मतलब है कि अगर टाइम बराबर समय में वो पृथ्वी बराबर एरिया कवर करेगी। 1 महीने में यहां से यहां तक गई थी तो क्षेत्रफल ये बना था। एक दूसरी स्थिति में 1 महीने में यहां से यहां गई थी तो क्षेत्रफल ये बना था। चूंकि समय बराबर है अतः ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बात आ गई समझ में? आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसी को थोड़ा अलग अलग शब्दों में लिख देगा कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती। समान समयांतराल मतलब 1 महीना ये है तो 1 महीना ये, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। तो 2 चीज मैंने आपको बताई इसमें, दूसरे नियम में, कि जब दूर होगी तो स्पीड कम और जब पास होगी तो स्पीड ज़्यादा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि समान समय में वो समान क्षेत्रफल तय करेगी। मान ले ये है क्षेत्रफल नंबर 1 और इधर है क्षेत्रफल नंबर 2। तो यदि समय समान है तो क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल 2। समझे? ये क्षेत्रफल 1 हो गया, ये क्षेत्रफल 2। क्लियर? क्लियर? 1 महीने में अगर इतना क्षेत्रफल तय करती है, आपको देखने में लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा लग रहा है क्या, चूंकि यहाँ से यहाँ तक हो गई, लेकिन पूरा एरिया आप देखेंगे और इसका पूरा एरिया निकालेंगे तो दोनों एरिया बराबर। लेकिन समय समान होना चाहिए। क्लियर है? जितना समय 1 महीना अगर इधर समय लिया, 1 महीना इधर लिया, तो समान समय में दोनों क्षेत्रफल समान होंगे। ठीक। चलिए, दूसरा नियम भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा नियम अब समझते हैं। नोट कर लिया इसको अपने। 1 महीना में इतना क्षेत्रफल तय किया, 1 महीना में यहाँ दूसरे सिचुएशन में इसी 1 महीने में मैंने इतना समय तय किया। तो ये है, मान लिया पहला क्षेत्रफल, ये है दूसरा क्षेत्रफल। यदि समय समान है तो क्षेत्रफल 1 बराबर क्षेत्रफल 2 मैंने लिख दिया है। उसको आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला क्षेत्रफल बराबर दूसरा क्षेत्रफल। तो ये केपलर का द्वितीय नियम है। तृतीय नियम पढ़ें केपलर का है। पढ़ लें, समय बहुत ज़्यादा लगता है और आप लोग कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाई जाए, 2.5-3 घंटे की क्लास ली जाए तो कुछ मज़ा भी आए। केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है? देखिए, मैंने क्या बताया कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष होता है। स्मार्ट बोर्ड होता तो ये जो मिटाने में समय लगता है वो ना लगता, और हम लोग ज़्यादा कवर कर लेते हैं।
चलिए भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष है, समझे। मान लो आप ये ना समझेंगे कि आलू बना दिए सर, ये अंडाकार होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। चलाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मोटा हो जाए। होता क्या है कि जब एडिटिंग करता है एडिटर वीडियो की, तो साइन कर देता है थोड़ा सा, और जब साइन कर देता है तो ये कम दिखने लगता है। चलिए, होता क्या है, मान लिया ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष, तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, समझे। इसमें व्यास नहीं होता, व्यास वृत्त में होता है, क्योंकि वृत्त में होता है केंद्र। इसमें दो अक्ष बनेंगे, एक अक्ष ये ऐसे और एक अक्ष ऐसे। ऐसे में बीचों बीच यहाँ से कुछ ऐसे खींचेंगे तो एक अक्ष ये बनेगा और एक अक्ष क्या बनेगा, ये बनेगा। ये वाला जो अक्ष है इसे बोला जाता है दीर्घ अक्ष, और ये वाला जो अक्ष है इसे बोला जाता है लघु अक्ष। अक्ष का मतलब एक्सिस, ठीक है ना। चूंकि ये बड़ा है तो इसे दीर्घ अक्ष, और ये छोटा है तो इसे लघु अक्ष, ठीक है। चलिए, तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी a। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है b। ये तो मैथ का कॉन्सेप्ट है कि दीर्घवृत्त में ये स्थिति बनेगी, और यहीं से केपलर का नियम भी अभी समझेंगे। केपलर के नियम में मैंने बताया कि दीर्घवृत्त बनता है, ठीक है। तो केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है, अब तीसरा नियम पढ़ेंगे, या इसको ऐसे लिख लें। तृतीय नियम, केपलर का तृतीय नियम क्या कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये तृतीय नियम कहता है। आप कहेंगे टी क्या है, टी है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा। पृथ्वी को, पृथ्वी के केस में नहीं, हर ग्रह के केस में वही स्थिति होगी। मैं यहाँ पर पृथ्वी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। तो तृतीय नियम कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और टी क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे हम यहाँ पर आवर्तकाल कहेंगे। यानी टी का क्या मतलब है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा वही है टी, समझे। तो टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और ए क्या है, ये है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कुल मिलाकर ये दीर्घ अक्ष कितना है, 2a के बराबर है, और लघु अक्ष कितना है, 2b के बराबर है। हाँ, a 2a, b 2b, समझे। तो तृतीय नियम कहता है कि टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हाँ, ए क्यूब, ए गुणे ए, और टी स्क्वायर मतलब टी गुणे टी। और टी क्या है, टी है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, समझे। कुल मिलाकर के यहां से ये समझ सकते हैं कि ए जितना ज़्यादा होगा टी उतना ज़्यादा होगा, समझे। ये जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि
समय उतना ज़्यादा लगेगा, मोटा मोटा। बाकी ओवरऑल तो ए क्यूब जितना ज़्यादा होगा टी स्क्वायर उतना ज़्यादा होगा, ये समझ सकते हैं। चलिए उसको छोड़ते हैं, जो इसमें लिखा वही समझ। इसका मतलब यह है कि ए क्यूब जितना ज़्यादा होगा टी स्क्वायर उतना ज़्यादा होगा। और ए क्यूब कब ज़्यादा होगा? जब ए ज़्यादा होगा। हाँ, समझे? यानी कि दीर्घ अक्ष जितना ज़्यादा होगा टी स्क्वायर की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी, समझे? और दीर्घ अक्ष है क्या? चलिए छोड़िए। अब इसी को थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में लिख दिया है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल, आवर्त काल कहें या परिक्रमण काल कहें, वही परिक्रमा करने में जो एक समय लगा, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष है और इसका अर्ध दीर्घ अक्ष कितना है? इतना है, यानी ए है, उसके तृतीय घात, ये तृतीय घात लगा दिया के अनुक्रमानुपाती होती है। ये 3 नियम आपको पता चल गए? पता चल गए कि नहीं 3 नियम केपलर के? केपलर का 3 नियम आपको क्लियर हो गया? चलिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी आपको बता देते हैं जल्दी से। फिर लगा लिया ना आपने? भैया ये लघु अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये दीर्घ अक्ष है, इतना बी है इतना बी है, यानी दोनों बराबर होंगे। इस केस में ये बराबर ये, यानी 2a हो गया, ये है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और टी क्या है? एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को जो समय लगेगा, अगर बृहस्पति का गैस है तो बृहस्पति के, शुक्र का गैस है तो शुक्र को जो समय लगेगा। आकर्षण बल क्या होता है बताइए? हैं? आप लोग भी क्लास में किसी की ओर आकर्षित होते रहते हैं, कोचिंग जाते हैं, आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, आकर्षित होते होंगे भाई, आपकी एज ऐसी है। यानी कि दूसरा भी आपकी ओर आकर्षित होता है, आप किसी की ओर, दूसरा आपकी ओर, कुल मिलाकर के आप दोनों के बीच जो है आकर्षण बल काम कर रहा होता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो यहां समझिएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। आप कहेंगे कि सर आप तो पहले भी पढ़ा चुके हैं न्यूटन का नियम। भैया वहाँ न्यूटन का गति का नियम पढ़ाया था आपको, यहाँ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा रहा हूँ। न्यूटन ऐसे आदमी थे कि पूरे फिजिक्स में भरे हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा नियम दे रखे हैं। वहाँ मैंने न्यूटन का गति का नियम बताया था, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम बता रहा हूँ। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ ना? भले हमको महसूस हो या ना हो, लेकिन दो पिंडों के बीच बल लग रहा होता है। समझे कि नहीं समझे? चाहे वो जितनी दूरी पर हो, एक यहाँ है एक अमेरिका में है, तो वहाँ पर भी बल लग रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब हमको महसूस नहीं हो रहा, एक अलग की चीज़ है। तो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित कर रहा। अगर मैं जो अमेरिका में बैठा हुआ उसको आकर्षित कर रहा हूँ तो वो मुझे आकर्षित कर रहा है। समझे? चलिए, अब एहसास नहीं होता। दो वस्तु रखी हुई, एक यहाँ मान लिया कुर्सी रखी हुई है, एक आपके घर में कुर्सी रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ दोनों में आकर्षण बल लग रहा होगा। यहाँ ये मान लिया टेबल है, ये कैमरा है, तो इन कैमरे और ये आपका बोर्ड है, ये कैमरा है, तो बोर्ड और कैमरे के बीच लग रहा है, मेरे और कैमरे के बीच लग रहा है, मेरे और ये है
दीवार के बीच लग रहा है। तो कुल मिला करके गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, दोनों के बीच कह रहा है क्या लग रहा है, आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है, दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए किसे कहते हैं, आज के बाद भूलिएगा तो नहीं। हाँ, जिस आकर्षण बल से दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अगर ज्यादा तेजी से खींचेंगे तो इसका मतलब आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, तो कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। अगर कम तेजी से खींच रहे हैं तो कहेंगे कि कम लग रहा है। भाई अगर दो चुंबक रख दीजिए, तुरंत एक दूसरे से चिपक जाएंगे खींच करके। हाँ, हम कहेंगे कि आकर्षण बल दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लग रहा है। समझे। चलिए, वहाँ पे एक दूसरी स्थिति बन गई, बस एक थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए। मान लीजिए एक चुंबक एक पिंड है, दूसरा चुंबक। चलिए यहाँ समझिए, छोड़िए वो सब। दो पिंड हैं तो दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा। मान लिया एक सूर्य है, एक पृथ्वी है, तो वहाँ पर भी लग रहा है। एक पृथ्वी है, एक बृहस्पति ग्रह है, तो वहाँ पर भी लग रहा है। एक मंगल ग्रह है और एक पृथ्वी है, तो वहाँ पर भी लग रहा है। चाहे जितना बड़ा हो, दो चावल के दाने रखे हुए हैं थोड़ी दूरी पर, तो उनके बीच भी लग रहा है। तो इस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए, तो मान लिया एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2 और आकर्षण बल लग रहा है F। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणे m2, यानी कि दो पिंडों का जो द्रव्यमान है उनका गुणा कर लिया जाए। वो किस समझ लेना, m1 गुणे m2 कर लिया जाए। हाँ, ये तो F प्रोपोर्शनल टू होगा m1 गुणे m2। अब मान लिया कि इसके बीच की दूरी है r, समझे। तो F प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r²। ये न्यूटन का नियम कहता है, समझे। एक है m1 का पिंड, एक है m2 का। तो दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणे m2। अब ये जो r है दोनों के बीच F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इससे आपने क्या, हाँ, इन दोनों को जब थोड़ा सा और उसमें लिखें तो ये बन जा रहा है F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणे m2/r²। ये बन रहा है फार्मूला। समझे कि नहीं समझे। ये फार्मूला हमारा बन रहा है इस कि जो आकर्षण बल लगेगा दो पिंडों के बीच, यानी दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो m1 और m2 के क्या होगा, समानुपाती होगा और r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है, चाहे यहाँ से समझ लीजिए आप इसको ऐसे और इसको ऐसे। हाँ, एक ही है। यहाँ से क्या है, आप ये बताइए, यहीं समझिए। m1 की वैल्यू ज़्यादा कर दे तो f ज़्यादा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। m2 की वैल्यू ज़्यादा कर दे तब भी f ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या कह सकते हैं कि पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा आकर्षण बल उतना ज़्यादा लगेगा। इससे ये समझ में आ रहा है, समझे। जितना ज़्यादा होगा, मान लिया एक है पृथ्वी, पृथ्वी बहुत बड़ी है यानी उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और एक है बृहस्पति, बृहस्पति भी बहुत बड़ा है, उसका द्रव्यमान, तो वहाँ आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, m1 गुणे m2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि
दो में से एक और ज़्यादा कर दें, मान लिए एक है चावल का दाना, एक है वो पृथ्वी है, आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। दोनों का गुणा है ना, दोनों ज़्यादा हो गए तब तो बहुत ज़्यादा हो गया दोनों का। वो दो में से एक भी ज़्यादा है तो भी बहुत तो भी ज़्यादा लगेगा। कुल मिला करके समझ ली। और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रख लें। यानी r ज़्यादा तो f कम और r कम तो f ज़्यादा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच अगर दूरी ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और दूरी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। इस फार्मूले से ये क्लियर हुआ। यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, ये उससे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इसी को प्रोपोर्शनल हटा करके क्या लिखते हैं, F बराबर g m1 m2/r²। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जब प्रोपोर्शनल हटा करके बराबर लगाते हैं तो कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दी जाती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जी कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थिरांक, नियतांक आपने पढ़ा होगा। यानी एक वैल्यू वहाँ पर लगा दी जाती है, वो हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो इस केस में जी क्या हो गया, जी बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻11 जी की वैल्यू होती है, समझे कि नहीं। जी का मात्रक भी होता है। अच्छा यहाँ से जी अगर आपको निकालना हो तो क्या बनेगा, जी बराबर होगा F r²/m1 × m2, समझे। जी बराबर बनेगा, कभी आपको जी आई निकालना पड़ जाए मान लो तो क्या होगा, जी बराबर क्या होगा F r²/m1 × m2 ये होगा। अब जी का वो F क्या है, वही जो आकर्षण बल लग रहा है, R है दूरी और M दोनों वो है। तो इसका अगर मात्रक आप बनाएं तो क्या बनाएंगे, न्यूटन r² मतलब मीटर स्क्वायर बटा m1 × किलोग्राम गुणे किलोग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। यानी कि जी का मात्रा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है, ठीक है ना। इतना आप समझ में आए कि नहीं समझ में। कुल मिलाकर के अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, दूरी कम होगी तब आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, दूरी ज़्यादा होगी तो आकर्षण बल कम होगा। अब खुद ही सोच लीजिए, आप और आपके मित्र के बीच, अब यहाँ गलत मत समझिएगा, जब दूरी ज़्यादा होती है तो फिर वो लगाव नहीं रह जाता, वो आकर्षण नहीं रह जाता, उसको कोई और मिल जाता है, आपको कोई और मिल जाता है, समझे। और जब दूरी कम होती है तो लगाव ज़्यादा। मान लीजिए एक क्लास में ही बैठ रहे हैं, रोज़ मिलना जुलना हो रहा है, लेकिन अब एक चली गई अमेरिका, हाँ, MS करने, समझे। एक अमेरिका चली गई MS करने और एक यहाँ दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रहा है। आकर्षण बल में कमी आ जाएगी, समझे कि नहीं। चलिए, कुछ लोग होते हैं उनका बरकरार रहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि क्या बताया, गलत मतलब मत समझिएगा, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये करेंगे। इसको जब मैंने आपको बताया कभी इन्वर्सल हटाना होगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जी क्या है, एक नियतांक है, तो F बराबर करना पड़ेगा g m1 m2/r²। अब इससे अगर हमें g निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा Fr²/m1 m2, g की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर। इतना समझ गए कि नहीं आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। हाँ, देखिए मैंने क्या कहा
कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा आकर्षण बल उतना ज़्यादा होगा। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। क्या कहा कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा आकर्षण बल होगा। दोनों में से एकों का द्रव्यमान अगर बहुत ज़्यादा है तो दोनों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। समझे ना, मैंने ये बताया। चाहे m1 का ज़्यादा हो जाए तो m1, मान लीजिए ये स्थिति है, m1 का बहुत ज़्यादा हो गया, m2 का बहुत कम है, तब भी आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। m2 का बहुत ज़्यादा हो गया, m1 का कम है, तब भी आकर्षण बल ज़्यादा, और दोनों का ज़्यादा हो जाए बहुत ज़्यादा, तब तो लगेगा ही बहुत ज़्यादा। समझे? ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ एक चीज़ बताता हूँ। आपने एक सुना होगा ब्लैक होल। क्या? ब्लैक होल। कहते हैं कि जब कोई चीज़ ब्लैक होल के पास से गुजरती है, ब्रह्मांड में एक जगह है, जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसी में समा जाती है। क्या हो जाती है? समा जाती है। ये ऐसा बोला जाता है। मैं गया नहीं ब्लैक होल के पास। कहते हैं ब्लैक होल के पास अगर आप हवाई जहाज़ ले जाइए, रॉकेट ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, वो उसी में समा जाएगा। तो होता क्या है, ब्लैक होल क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं उसका मतलब कहते हैं वहाँ से इतना अगर निकालिए जो है कोई चीज़, मान लिया वहाँ पर कुछ है, मिट्टी है या कुछ भी है, तो उसका भी अगर आप उसको तौलेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। हाँ, उतना नहीं निकलेगा। कुल मिलाकर के ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कल्पना नहीं कर सकते। और इस वाले फार्मूले से अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा तो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, यानी ब्लैक होल का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ से जो भी चीज़ गुजरेगी, मान लिया ये है ब्लैक होल और ये चीज़ गुजरी, समझे? अब इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है ब्लैक होल का, और ये चीज़ यहाँ से ऐसे गुजर रही, तो दोनों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगेगा ना। और क्या करेगा आकर्षण, ब्लैक होल इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। समझे? आकर्षण बल का मतलब क्या है कि खींच लेना अपनी ओर। तो ब्लैक होल क्या करेगा, अपनी ओर खींच के समा लेगा, आओ मेरी तरफ। समझे? जैसे आपके एरिया में कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, हाँ, तो उनके सामने आपकी कुछ चल पाती है? नहीं चल पाती ना। यूपी में कुछ माफिया, बाहुबली पॉलिटिशियन हैं, चल पाती है? नहीं चल पाती। वो अलग बात है कि चलिए कोई नहीं बोलेंगे, कुछ इधर उधर वीडियो है। हाँ, तो क्या करते हैं, आपको कहते हैं इधर आओ, खींच लेते हैं अपनी तरफ, आप कुछ कर नहीं पाते। वही हाल है, ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इसके पास बहुत बड़ा बाहुबल है। हाँ, तो कोई भी चीज़ इसके पास से गुजरती है सबको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से आकर्षण बल ज़्यादा, और आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, खींच लेता है। समझे? तो इतना समझ में आ गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये फार्मूला याद रखिएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये वाला विशेष रूप से F बराबर कितना लगेगा, ये तो समानुपाती बता रहा है एक कि m ज़्यादा होगा तो F ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा ये इस फार्मूले से निकलेगा। F बराबर g m1 m2 अपॉन r²। देखिए क्वेश्चन में m1 m2 दिया रहेगा, r दिया रहेगा, वो करके आप लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए बाकी जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।